हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सत्य नॉलेज। दिस इज नेहा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी। लेकिन आज थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे, किन इवेंट की वजह से या किन घटनाओं की वजह से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, कितने बड़े लॉ को एक फ्रेम किया गया कैसे, है ना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेन टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम से मोस्टली आते हैं, मैं वही कराऊंगी। हालांकि ये सबको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान सबसे पहले किसने सोचा कि भारत का एक अलग से संविधान होना चाहिए। ये थे एम एन रॉय, ठीक है, जिन्होंने 1934 में, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था भारत में, 1934 में ये सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि भारत का एक सेपरेट लॉ होना चाहिए। एम एन रॉय का फुल नेम क्या है? मानेंद्र नाथ रॉय। और इनका एक दूसरा नाम भी था, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिनको पहले ही सुझाव आया कि भारत का एक लॉ होना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना? 26 जनवरी 1950। ये मोस्टली हर एक को पता ही होगा, लेकिन 1934 में सुझाव दिया गया। 1935 में गवर्नमेंट एक्ट आ गया था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में ऐसे क्या के इवेंट्स हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 तक बन गया। ठीक है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी द क्राउन रूल। तो कंपनी रूल, अब ये किस कंपनी की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ब्रिटिशर्स कब आए थे भारत में? 16th सेंचुरी एज अ ट्रेडर। और ये परमिशन देने वाले इनको कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने एक चार्टर आप बोल सकते हैं कि एक फरमान था क्वीन का, या एक परमिशन थी, जिन्होंने ये बोला ईस्ट इंडिया कंपनी आपको परमिशन है, आप इंडिया में जाके बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो जितने भी ब्रिटिशर्स भारत आए थे वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तब मुगलों का शासन था। ठीक है, तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया दीवानी। दीवानी क्या है? ये थी परमिशन। देखो, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भारत में जाके, इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब मैं हिस्ट्री में आगे बढ़ाऊंगी, फिलहाल के लिए समझ लीजिए। तो इन ब्रिटिशर्स को करना क्या था कि उस टाइम मुगल शासन था, है ना। तो मुगलों से परमिशन लेकर ये लोग क्या करते थे, अपना कोई भी एक क्षेत्र या ऐसा एरिया जहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और आगे चल के उन्होंने व्यापार किया, है ना। लेकिन आगे चलकर 1765 में दीवानी यानी कि एक परमिशन, दीवानी का मतलब यहाँ पे है परमिशन, एक फरमान मिल गया राजा का, है ना, एक राइट दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। राइट कौन सा राइट? राइट ओवर रिवेन्यू एंड सिविल राइट्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि ये दीवानी होता क्या है। 1765 में ऐसा क्या हुआ कि मुगलों ने, कौन से मुगल थे उस टाइम? शाह आलम। ठीक है, देखिए ये सब मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और जो मुगल थे वो हार गए। तो एक ट्रीटी हुई, एक संधि की गई, समझौता किया गया। अब हार हुई है तो कोई ना कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हुआ क्या, शाह आलम ने 1765 में इनको दीवानी दे दिया, परमिशन दे दिया, यानी कि राइट दे दिया गया ओवर रिवेन्यू एंड सिविल राइट्स। रिवेन्यू मतलब जितना भी टैक्स और पैसों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी, जो भी फैसले होंगे, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। ठीक है, अच्छा ये किस जगह, कौन कौन सी जगह पे थी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया और इसको कहा जाने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत खुल के व्यापार किया, अच्छे से बिजनेस किया अपना, और इनको मिल चुकी है टेरिटोरियल पावर। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे द कंपनी रूल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्राउन रूल कराऊंगी। अच्छा, इस कंपनी रूल में 1773 से 1853 तक 4 एक्ट बन चुके थे। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद करने की ट्रिक क्या होगी? जैसे
मान लीजिए एग्जाम्पल कि रेगुलर पिटता है वो अपनी चे चे पर, है ना। तो रेगुलर पिटता है चे चे पर, है ना। जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना स्कूल्स में, और मैम जो है वो पेरेंट्स से शिकायत लगाती थी कि ये तो हमेशा पिटता ही है, तो हमेशा रेगुलर, है ना। तो रेगुलर पिटता है चे चे पर, बोलता बहुत है क्लास में। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि द कंपनी रूल में 4 एक्ट बने थे, द रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक, 11 साल बाद एक एक्ट और बना, पीट्स इंडिया एक्ट। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना। ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई थी कि आप इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हैं, मतलब एज अ ट्रेडर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कर क्या रहे थे यहाँ पे, ये अपनी टेरिटोरियल और अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ा रहे थे इंडिया में रहते हुए, है ना। लेकिन ये तो इस काम में उनको भेजा ही नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज, ये लोग अपने ही खुद के कानून बना रहे हैं और उसी कानून को फिर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एक साथ यही कंपनी डिसाइड कर रही थी। तो इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये गलत कर रहे हो, कि रूल्स भी खुद ही बनाते हो और इम्प्लीमेंट भी आप ही कर रहे हो अपने हिसाब से, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई कंपनी तो ऐसे डूब जाएगी, कंपनी ऐसे चलेगी ही नहीं। तो इन पे थोड़ी सी लगाम कसने के लिए कि तुम लोग कर क्या रहे हो कंपनी के अंदर, सारी खबर होनी चाहिए। तो एक कानून बनाया गया, ऐसा एक्ट कि जिनके थ्रू कि आपको सिर्फ इसी बेस पे काम करना है, ऐसे ही चलेगा काम, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह के कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, इन सबकी रेख करने के लिए, इन पे लगाम कसने के लिए कि एआईसी के ऑफिसर्स एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, तो इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। सेकेंड थिंग इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिठाई गई, जो कहाँ बैठी थी? लंदन में, ठीक है, जिसको बोलते थे गवर्निंग बॉडी, कि एआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते थे वो सब कौन लेते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड इज फर्स्ट रिटर्न चार्टर फॉर ईआईसी। मैंने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अपने आप कानून बनाती है, अपने आप ही उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिटर्न में एक एक्ट बनाया, इसको मानने से मना ही नहीं कर पाएंगे, है ना, कि ये फर्स्ट रिटर्न चार्टर फॉर ईआईसी। अगला है प्रिवेंटेड प्राइवेट ट्रेड बाय ईआईसी ऑफिसर्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ना, कि जो प्राइवेट व्यापार कर रहे हैं, देखो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको यहाँ भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया में जाके एज अ ट्रेडर, है ना। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या कर रही थी, ये थोड़ी सी यहाँ पे बन रही थी चालबाज। कैसे? पहले ना ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी को भी अगर शामिल करना है काम कराने के लिए, या वैसे किसी की पोस्टिंग करनी है एक अच्छी पोस्ट पे, तो होता क्या था कि एक बहुत भारी रकम ली जाती थी, है ना। तो ये लोग थोड़े यहाँ पे क्या कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स, कि जो भी ब्रिटिश से आ रहा है या जो भी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, तो उससे एक भारी रकम वसूली जाती थी, जिसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई दूर दूर तक खबर नहीं थी। तो इनसे बोला गया कि भैया जो आपके प्राइवेट ट्रेड है ना, इसे बंद करो, ठीक है। तो ये जितने भी एआईसी ऑफिसर्स थे उनके लिए तो ये घाटे वाली बात हो गई। अगला है एआईसी हैड टू रिपोर्ट टू ब्रिटेन रेगुलरली। अब इस एक्ट के थ्रू ये भी कहा गया कि कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है उसकी खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है अगर कि नहीं कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठी हुई है लंदन में, वो जो डिसाइड करेगी आपको वही मानना पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 प्रेसिडेंसी टाउन थी हमारी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, है ना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको एक बड़ी उपाधि, एक बड़ी पोस्ट दे दी, जिसका नाम था गवर्नर जनरल। और द फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरेन हस्टिंग। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि एआईसी की जो है वो सेंट्रल पावर बने, क्योंकि एआईसी क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने टेरिटोरियल और अपनी पॉलिटिकल पावर को ना इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रही थी।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना इस पावर को सेंट्रलाइज किया जाए। सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि किसी एक के हाथ में वो सारी पावर आ जाए डिसीजन लेने की। उन्होंने ये सोचा कि हम एक इंसान के हाथ में वो सारी पावर रख देंगे और कल को क्या होगा कि वो हमें वो सारी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, हमें बार बार हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे ऑफिसर से एक के हाथ में सारी पावर है, सब उसको रिपोर्ट करेंगे और वो हमें रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अच्छा ये गवर्नर जनरल, अब मैंने बताया ना कि भाई बड़ी पोस्ट है ना। अच्छा ये इतने बड़े बड़े फैसले सलाह मशवरा करके लेंगे, तो उनके लिए क्या किया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की। तो बोलते हैं ना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो बस वही 4 लोग 4 मेंबर्स। तो इनके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की कि आपको जो भी डिसीजन लेने ईआईसी से रिलेटेड, तो आप इनसे सलाह मशवरा करके लेंगे। ठीक है, अब सेकंड थिंग क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उस टाइम पे, इनसे कहा गया कि भैया देखो ऐसा है, अगर आप जो भी फैसले ले रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? गवर्नर जनरल को। और ये रिपोर्ट किसको करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा आगे चल के क्या हुआ, इन 1774 सुप्रीम कोर्ट वर स्टैब्लिश। अच्छा ये ना आप लोगों का होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी इंडिया में वो कहाँ बनी थी। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया बस इस पर्पज से था कि जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे एज अ ट्रेडर जो आए हुए थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग यहाँ पे ना अपनी टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर को ना बहुत ज्यादा बढ़ाने की तादाद में थे। तो उनको रोकने के लिए, उन पर लगाम कसने के लिए क्या किया गया, तो ये एक्ट बनाया गया। देखिए सेकंड है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में जान लेते हैं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में थोड़े से ड्रॉबैक्स है जिसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पे थोड़ी सी लगाम कसी, उनको थोड़ा सा लिमिट में रखा। कैसे? सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है भाई वो काम कर रहा है अपनी एक ऑफिशियल कैपेसिटी में। ठीक है, उसको ऑर्डर है, तो वो जिस तरीके से काम कर रहा है, पावर है, और जिस तरीके से अगर अपनी पावर के रहते हुए अगर वो काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, कोई सवाल नहीं कर सकती उससे। ठीक है, ऐसे ईआईसी के जितने भी ऑफिसर्स थे, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए अपने वो फंक्शन, अपना वो काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकती। हाँ, अगर वो प्राइवेटली कोई ट्रेड कर रहे हैं या प्राइवेट बिजनेस अपना कुछ भी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है। अगर गवर्नर जनरल या ईआईसी रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाती है या उनको रिवेन्यू को घटाना है, बढ़ाना है, ऐसी अगर बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उन पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अच्छा, गवर्नर जनरल या ईआईसी ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर्स थे, प्लस रिवेन्यू या टैक्स पॉलिसी जो भी बनती थी ईआईसी कंपनी के अंदर, इन सब से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट उनको ऑब्जेक्शन या कोई सवाल नहीं कर सकता। वो सारी पावर किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठी हुई है उनकी पावर थी, वो लोग उनसे पूछ सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, तो पहले प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करती थी। तो ये कहा गया कि जो अब मान लीजिए प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, अभी पार्टी को भी अपील करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। वो अपील कहाँ होती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये पावर भी छीन ली। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट, या जो उससे पहले ये एक्ट बना, ये अमेंडिंग ही था कि उसमें संशोधन करने के लिए, उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, सुधार लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया। तो पिट्स इंडिया एक्ट, देखो पिट इंडिया एक्ट जो था वो किसके नाम पे बना, पहले ये देख लेते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पीएम सर विलियम पिट। ब्रिटिश के जब ये एक्ट आया था, तो इनके द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा था पिट इंडिया एक्ट। ठीक है, अच्छा अब पहली चीज, ये इसको बनाया क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़े से ड्रॉबैक्स दिख रहे थे, इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो आपके कमर्शियल और आपके जो पॉलिटिकल फंक्शंस है ना, ये अलग अलग है। अच्छा, अब इन फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा था? जैसे अब बोला गया इनको डबल गवर्नमेंट या ड्यूल गवर्नमेंट। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या चीज देख रही थी? इनके पॉलिटिकल फंक्शंस को। ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री पावर। ठीक, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, ये पढ़ा है हमने अभी रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, ये क्या देख रही थी? कमर्शियल पावर।
और ये दोनों ही लंदन में बैठती थी कि जितना भी व्यापार से रिलेटेड, यानी कि कहा जाए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स यानी कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखो एक बार मैंने फिर से चार्ट बनाया, आराम से आप समझ लीजिए। ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि डबल गवर्नमेंट कहा गया पीट इंडिया एक्ट में। कैसे, देखो पहले सारी पावर कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में थी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक सुधार किया गया कि भैया इस कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया जाए, ठीक है। तो पहले बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो क्या देख रही थी, सिविल एंड मिलिट्री पावर इसके हाथ में थी। अब सिविल एंड मिलिट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भैया जो भी रेवेन्यू या टैक्स से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे इंडिया में एग्रीकल्चर के टाइम पे क्या होता था, किसानों से टैक्स वसूला जाता था, तो जो भी वो पावर होगी, जो भी उसके डिसीजन होंगे, वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री पावर का मतलब क्या है कि एआईसी कंपनी के पुलिस ऑफिसर्स हैं या उनकी आर्मी है या जो भी मतलब ब्रिटिश से यहाँ पर आए हुए हैं या इंडियन भी जितने भी वहां पे भर्ती थे, तो उस मिलिट्री पावर को जांचना, देखना, उनकी रेख देख करना, उनके लिए कानून डिसीजन कुछ भी बनाना, वो सब किसके अंडर चला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, इस पॉलिटिकल पावर को हम अलग रखते हैं, इस कमर्शियल को आप देखो, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एआईसी को। देखिए अब आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। अब इससे पहले बाकी के 2-3 एक्ट आ चुके हैं, वो मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, जिनके पास कमर्शियल, एक के पास कमर्शियल पावर थी, एक के पास मिलिट्री एंड सिविल पावर थी। अब हुआ क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया, यानी कि जो पावर्स थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, वो पावर चली गई अब गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, अब इससे एक ना घाटा हुआ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, कि जो वहां के गवर्नर थे ना, उनके पास जो बची कुची पावर थी वो भी उनके हाथों से चली गई। क्यों, क्योंकि अब जितनी भी सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, कमर्शियल जितनी भी पावर थी वो किसके अंडर में चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब आगे क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स वर टेकन अवे। मैं जिनकी बात कर रही थी वही, कि बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर यानी जो कानून बनाने की जो पावर थी वो उनसे छीन ली गई। तो यहाँ पे एक और बात कही गई, ओपन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जैसे आज के टाइम पे पीसीएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पहले उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था, ठीक है। कि ओपन सिलेक्शन किसके लिए, इंडियंस के लिए, कि भैया आप सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट के लिए किसी भी इंडियन को ऐसे मना नहीं कर सकते, उन्हें बाहर नहीं कर सकते किसी भी चीज से, ठीक है। तो एक ओपन सिलेक्शन रखा गया कि अगर इंडियंस भी हैं तो उनके लिए भी वो पोस्ट रहेंगी, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो देखा गया कि वो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, और जो छोटी मोटी पोस्ट हुआ करती थी कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसमें इंडियंस दिखाई देते थे, ठीक है। तो उनसे कहा गया कि भैया ऐसा सिविल सर्वेंट के लिए इंडियंस को आप मना नहीं कर सकते, अगर वो कैपेबल है तो भी ठीक है, रखेंगे उनको भी, ठीक है। अच्छा, इस बात पर थोड़े से बहुत बवाल हुए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना। तो इसको भी देखेंगे आगे कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए। अच्छा ये बात और कही गई कि इससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जितने भी लॉज बने होंगे उनको हम कहेंगे रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद अब जितने भी लॉज बनते जाएंगे उनको हम बोलेंगे एक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो उनको ये बोला गया कि भैया जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो क्यों ना इनके फंक्शन को अलग किया जाए, जैसे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स अलग होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग होंगी, एक जो कानून बनाने की जो काउंसिल है इसको अलग करो, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ऐसी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए। तो यहाँ पे अब देखिए 2 काउंसिल हो गई है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग बनाई गई जो 6 मेंबर्स की थी, ठीक है। अच्छा ये मैं पढ़ाऊंगी अभी, इससे पहले ये यहाँ पे आते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंस इंट्रोड्यूस। कहने का मतलब क्या हुआ,
देखिए जो ये अभी काउंसिल बन रही थी, ये वाली काउंसिल 6 मेंबर्स की, यहाँ पे बैठ कौन रहे हैं, ब्रिटिशर्स, है ना। जो बाहर से वो भेज रहे हैं, ब्रिटिशर्स को जो भेजा गया है 6 मेंबर्स को, ये उनके लिए बन रही थी कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसमें जो 6 मेंबर बैठेंगे वो कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। तो बस बात ये कही गई कि जितने भी प्रोविंस, मतलब प्रोविंस का मतलब जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन से, जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा, है ना, कि यहाँ के जितने भी लोकल प्रोविंस हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप काउंसिल बनाएं तो भाई ठीक है, आप अपने भी लोगों को रखो, ब्रिटिशर्स को रखो, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो क्योंकि पावर तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी, गवर्नेंस सबकी, है ना, तो लेकिन इनसे कहा गया कि जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है उसमें 2 मेंबर्स तो आप रखिए, ब्रिटिशर्स को रखिए, जो बाहर के आए उनको रखिए आप, ठीक है, लेकिन बाकी की जो जितने भी लेकिन बाकी की जितनी भी प्रेसिडेंसी टाउन थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल एंड आगरा, तो आप उनमें से भी कुछ मेंबर्स को अपॉइंट कीजिए इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या हुई, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंडियंस। अच्छा, जो पहले मैंने बताया था ना, इससे पहले चार्टर एक्ट 1833 में, उसमें सिर्फ कोशिश की गई थी, है ना, कोशिश की गई थी कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए भी एक पोस्ट होनी चाहिए, या क्या बोलते हैं, एग्जाम्स होने चाहिए, लेकिन इससे बहुत बवाल मच गया था, वो कोशिश कोशिश रह गई। लेकिन इस एक्ट के थ्रू ये बात घोषित कर दी गई अच्छे से कि भैया ओपन कंपटीशन रखेंगे, एक एग्जाम होगा, अगर इंडियंस भी उस एग्जाम को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और वो सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना द क्राउन रूल, ठीक है।